अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरवर जबीन। प्रोग्राम धरती जा सितारा में इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ऐसी जियाली के घर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, और यही वर्किंग और यही खिदमात हैं कि आज वो माशाल्लाह हम ख़वातीन की एक रोल मॉडल हैं और हमारी जो है एक सुपर लेडी हैं। जी हाँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची डिवीज़न की जो है वो सदर भी हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैडम कम गुफ्तार, कम बोलती हैं और बहुत ही प्यारा बोलती हैं और बहुत ही खूबसूरत हंसी की मालिक हैं। आप सियासत में कैसे आ गई? बहुत शुक्रिया। सियासत बस समझें कि एक शौक़ था कि बीबी जैसी शख्सियत, जब हम ज़माने तालिब नहीं थे तो बीबी एक रोल मॉडल हुआ करती थी और हम बड़ा इंस्पायर होते थे। उस वक्त मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो उनकी पिक्चर्स जमा करना, अखबारों से, रसाइल से कलेक्ट करना, और बस ये होता था कि इनसे किसी तरह हम मिल लें। और उनकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगती थी। बस वो वजह थी बीबी की कि पॉलिटिक्स में मैंने कहा कि मुझे करना है और ज़रूर करना है। ये पाकिस्तानी माशरा है, मर्दों का माशरा है, ख़वातीन के लिए तो जगह बहुत कम निकलती है। आप एक माशाल्लाह कराची डिवीज़न की सदर हैं, और एक जब भी बिलावल साहब के जलसे होते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसे होते हैं, उसमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा माशाल्लाह भारी हल्का मौजूद होता है, जिसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, और आपकी सरपरस्ती में ही वो ज़ाहिर सी बातें ख़वातीन निकलती हैं और जलसा कामयाब होता है। क्या कहेंगी कि ये जो माशरा है मर्दों का, इसमें ख़वातीन को कितने हद तक जो है हुकूक मिलते हैं, कितने हद तक हुकूक नहीं मिलते? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और 2 मरतबा पार्लियामेंट में भी पहुँचाया, कराची के सदर भी बनाया, और हमेशा ख़वातीन को लीडरशिप ने ऑब्लाइज किया। आप देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब दौर था तो उन्होंने जो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा उनकी शरीक हयात थी, उन्होंने सफ़े अव्वल में लेकर आए पॉलिटिक्स, और बेगम राना लियाकत अली को पहली गवर्नर सिंध बनाया। फिर बेगम अशरफ अब्बासी फर्स्ट डिप्टी स्पीकर नॉमिनेट मुंतखब हुई। इसी तसलसल शुरू हुआ, और फिर मुश्किल वक्त में मैंने जब देखा है कि ख़वातीन हमेशा एक मुज़ाहिमती किरदार में लीड करती है। जब पाकिस्तान बना तो आपने देखा कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और इस तरह की जब ख़वातीन घरों से निकली तो तहरीक पाकिस्तान का मूवमेंट बना। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान का क़याम वजूद अमल में। जी जी। फिर जब डिक्टेटर इस मुल्क में आया, जनरल अयूब को मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो टफ टाइम थे, मैं तो समझती हूँ कि अगर वो सदर पाकिस्तान बन जाते, मुनसिफाना इलेक्शन होता, तो शायद आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता। उसके बाद आप देखें कि भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत लोगों को, मर्दों को उन्होंने फैसिलिटेट किया, वज़ीर आला और गवर्नर और मिनिस्टर्स। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो सारे जो पुलिस थे वो पीछे हो गए। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का एक आइनी किरदार सामने आता, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जी बिल्कुल। और वो मुश्किल वक्त, वो 11 साल जबर व तशद्दुद का स्याह दौर कि भुट्टो साहब को हैंग कर दिया जाता, उनकी फैमिली को उनका चेहरा देखने नहीं दिया जाता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। उस वक्त तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म था कि कोड़े लगते थे। 70,000 से ज़ायद वर्कर्स ने कोड़े खाए। लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन ना बीबी पीछे हटी, ना बेगम साहिबा पीछे हटी, और वो लेकर बढ़ी। और जब वो इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होता है, आप देखें कि वो एक भारी अक्सरियत से जीत कर आती हैं आवाम के दिल। बिल्कुल। तो और इसी तरह मैंने देखा नवाज शरीफ साहब के जब बुरा वक्त आया तो सब बेगम कुलसुम नवाज साहिबा सामने आई। तो ये ख़वातीन की जो मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स है, ये बड़ी आहीनी किरदार के साथ फौलाद की तरह करती हैं। वो किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं होती। जब जब मौका मिलता है, खा वो आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखें कि लाड़काना नौडेरो के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखने वाली, और अक़वाम आलम में अपने आप को मनवाया कि ट्वाइस ए टाइम वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी।
और फिर हमने फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट आपने देखा एम्बेसडर शहरी रहमान साहिबा, फर्स्ट अपोजिशन लीडर सेनेट में शहरी रहमान साहिबा हूँ, हिना रब्बानी खर और शाजिया मरीज साहिबा, मतलब बड़े बड़े नाम ख़वातीन के हैं जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सफ़े अव्वल में जगह दी। और जब जब हमारी हुकूमत बनी, कैबिनेट में ख़वातीन को बड़ा पावरफुल रोल दिया गया। अच्छा मैडम, ये बताएं कि सियासत में आने के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या सलाहियत? देखिए, मैं समझती हूँ कि सियासत भी एक साइंस है और हर बंदा नहीं कर सकता। आप बिलीनियर हो, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप PhD हो, नहीं, ये भी एक नॉलेज है, एक इल्म है और इसके लिए इंसान को अपने आप को आवाम के लिए वक्फ करना पड़ता है। तो ना पैसा ज़रूरी है, ना सलाहियत होनी चाहिए कि वो बंदा कितना लोगों के दिलों को में अपनी जगह बना सकता है। अच्छा मैडम, ये मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस सीट पे आपको तीसरी बार जो है वो माशाल्लाह MA ने, आप बहुत बहुत मुबारक आपको। ज़रा कुछ अपने बारे में बताएं। ये सफ़र जो आपने ज़ाहिर सी बात है, आपने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम दिया है। आपकी भी एक फैमिली है और आप माशाल्लाह काफ़ी फील्ड में एक्टिव रहती हैं। तो ये सफ़र कैसे रहा, कुछ हमें बताएं। देखिए, 2001 में जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है तो मैंने एज ए नाज़िम इलेक्शन कंटेस्ट किया। फिर 2 में मैंने एज ए जर्नलिस्ट इलेक्शन में कमीशन में किया। उसके बाद में काम करती रही और पीपल्स पार्टी, मुझे ये फ़ख्र है कि मैं ग्रास रूट से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने बहुत पार्टी ने जो मुझे गाइड दिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते रहे। हमेशा पार्टी के लिए जद्दोजहद की, ना जेलों से डरे, जेलों से डरे, हर जगह जद्दोजहद में साथ रहे। और 2013 में फ़र्स्ट टाइम मुझे जो है असम्बली में पार्टी ने मुंतखब रिज़र्व सीट पे भेजा, 18 में भेजा और दोबारा एतमाद करके भेजा। तो पूरी कोशिश होती है कि पार्टी के लिए दिन रात काम किया है, चाहे वो आपने देखा कि हमारे लॉन्ग मार्च थे या कुछ भी था। मैं हमेशा सफ़े अव्वल में पाई जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि पार्टी का मैसेज डोर टू डोर पहुँचाएँ। और जिस तरह आपने देखा भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ तो ये यूसी में मेरा बेटा यूसी नाजिम भी बना यहाँ से चेयरमैन, तो यहाँ पे भी हमने तकरीबन पूरा टाउन जीत कर दिया। तो मेरा काम है कि डोर टू डोर वर्क करना, पार्टी का मैसेज लेके जाना, ख़वातीन को एक्टिव करना और इस तरह के प्रोग्राम्स करना कि जिसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो ख़वातीन हैं वो मुतहरिक मुनज़्ज़म, मतलब उनका क्या रोल है? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही ख़वातीन जो है ज़्यादा मुनज़्ज़म भी हैं, मुतहरिक भी हैं और काम भी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई पार्टी हमें आगे लेके आएगी जो वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, वीमेंस के हवाले से जिनकी एक आइडियोलॉजी है कि इनको आगे लेकर आना है, यही वजह है कि ख़वातीन, हम जैसे ख़वातीन को देख कर निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं। हमारे यहाँ डिवीज़न कमीशन सतह पे तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद डिवीज़न है, मैं डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ, मेरे अंडर में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सिटी एरिया जो हमारे एक सूबाई हल्का होता है उसकी, फिर वो यूसी लेवल एंड वार्ड तक। तो हम हमारी तंजीम मुकम्मल है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ज़बरदस्त। मैडम, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपने काम किया और आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, क्या डिफरेंस हैं दोनों के काम करने के तरीके में? और बिलावल साहब कि बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो एक हम सब के लिए, हम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए और मैं समझती दुनिया भर की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल उनका हर किरदार इतना खूबसूरत है, एक अंगूठी में नगीनी की तरह। जब आप एक एज ए डॉटर एक बेटी देखती हैं तो वो अपने बाप से जो अहद किया होता है उस परचम को लेके चलती हैं। फिर दोनों भाइयों की शहादत के बाद वो उनका विज़न लेके चलती हैं। फिर उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो जो आसिफ अली ज़रदारी साहब उनके शरीक हयात बनते हैं, उनका कोई जुर्म नहीं था, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीवी से शादी कर ली। फिर उसके बाद उनके लिए जेल, कैद, ये सारी असीरी उनका मुकद्दर बनती है। और बीवी उस दौर में जबकि वो यंग थी, शादी होती, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें लेके जेलों में बच्चों को लेके जाना, उनकी तरबियत करना, तालीम देना। फिर एज ए लीडर भी वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म रखती हैं, जनरल मुशर्रफ जैसे आमिर डिक्टेटर का मुकाबला करती हैं। और आप देखें कि उस वक्त जब मिसाक की जमहूरियत करती हैं इस मुल्क में आमिर को भगाने के लिए, और जब उनकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं होती तो अपनी ज़िंदगी दाव हथेली पर रख के इस वतन में आती हैं और उनकी मोहब्बत वतन से जो है वो हम सब के सामने कोई झुकी हुई नहीं।
तो बीबी का तो एक ऐसा, वो जिस तरह नाम बेनज़ीर था, उनका किरदार भी बेनज़ीर था। और मैं समझती हूँ कि बीबी के साथ रह के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कुछ सीखा, जो उनकी रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी को, क्योंकि आपको याद होगा आखिरी जो बुक लिखी थी बीबी ने रिकन्सिलिएशन, जी, तो वो उसको लेकर जो वो चले हैं, और 2008 से 13 तक का जो दौर था, उन्होंने तमाम वो वादे जो बीबी ने किए थे उसे पूरे किए। सवात में उन्होंने परचम लहराया पाकिस्तान का, जो बीबी का वादा था। 18th अमेंडमेंट जो बीबी का वादा था सूबाई खुद मुख्तारी का, वो करके दिखाया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुरबत मिटाओ का, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। वीमेन हैरेसमेंट बिल बीबी का ख्वाब था, उसको लेकर चले। बेज़मीन ख़वातीन को उन्होंने ज़मीनें दी। इसी तरह बीबी के किए हुए सारे, और फिर ये कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, वो उन्होंने करके दिखाया कि 8 से 13 तक हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एक जैसी मराद दी गई, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पीटीआई का क्या आपको लगता है, क्या फ्यूचर है? मतलब ये कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, पीटीआई एक, मैं तो उसको सियासी जमात भी नहीं समझती, वो एक तहरीक थी। और फिर आपने देखा कि उस तहरीक को किस तरह 2018 में मैनेज कर लेकर आया जाता है। मैं समझती बदतरीन इलेक्शन थे, जिसकी धांधली की कोई मिसाल नहीं मिलती, और फिर उनको लेकर आया गया। वो इस काबिल नहीं थे कि इक़्तिदार संभाल सकते। उन्होंने जो मुल्क की मईशत को, मुल्क के सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त जब पीडीएम ने हुकूमत संभाली तो बहुत बदतरीन हालात का सामना था। तो आज भी पीटीआई को जो है, मैं समझती हूँ इनसेंट बनाकर और फिर रिलीफ दिया जा रहा है। पीटीआई क्यों आरओ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने दौर में इस तरह के जजिस को बैठा दिया था। आज भी देख लें, पेशावर हाई कोर्ट देख लें, लाहौर हाई कोर्ट देख लें, जहाँ उन्हें रिलीफ लेना होता है वो पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत किया था। आप देखें कि उस वक्त तो जमहूरियत को उन्होंने तकरीबन सबतास किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल तमाम लीडरान को जेलों के अंदर बंद किया, और एक ऐसा फ़िरौन की शक्ल में इमरान खान आया था जिसने किसी भी पॉलिटिकल जमात से कोई निगोसिएशन, बातचीत, मुज़ाकरात ही नहीं किए, बल्कि अपनी अना और ईगो के भेंट चढ़ा दिया मुल्क को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इमरान खान आज भी अपनी गलती से सीखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि एज ए पॉलिटिकल जमात इलेक्शन में बराबरी की तरह, जिस तरह तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक्सेस से आए इलेक्शन लड़ें, लेकिन किसी रिलीफ के बगैर, किसी मदद के बगैर, आवाम की ताकत से। मैडम, आप वफाक में रही हैं, एमएनए माशाल्लाह, बलूचिस्तान की सियासत को कैसे देखती हैं कि बलूचिस्तान काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, 2008 से 13 तक जब हमारा दौर इक़्तिदार था, उस वक्त जो हमने बलूचिस्तान के लिए आगाज़ हक़ूक़ बलूचिस्तान और दीगर प्रोजेक्ट लेकर आए, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हमसे खुश थे, और बलूचिस्तान ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर इसीलिए ट्रस्ट किया 2013 के बाद। आज भी उसका तसलसल जारी है कि जैसे ही अब हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं तो आप देखें कि बलूचिस्तान की तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पहले से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो यही समझते हैं कि जो अनारकी है, जो इंतशार है, जो इंसर्जेंसी है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालने में कामयाब होगी, और बलूचों का उनको जायज़ मुकाम दिया जाएगा। जैसे अभी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम वहाँ की ज़मीनों को सैराब करेंगे, वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार देंगे। तो हमारा तो एजेंडा है, और इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। जीटीए का क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको? और जो काफ़ी सारे लोगों के जो हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या इस बारे में? देखिए, ये हमेशा से रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितनी भी जमातें हैं वो अलायंस बनाती हैं और मिलकर आती हैं, और हमें खुशी होती है, हम कहते हैं कि अच्छा सख्त मुकाबला, और पीपल्स पार्टी उन सबको शिकस्त देती रही। जीडीए 2018 में भी बनी थी, और आपने देखा कि उनका क्या असर हुआ, और काफ़ी सारे उनके जो मेंबरान्स थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते चले गए। अब इनकी तकरीबन जीडीए ख़त्म होने को है, और अब जो आप खुद देखें कि वो लोग जो असम्बली, नेशनल असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कर्जे वे ऑफ कराए अरबों रुपए के, अभी भी वो 26-27 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर निकले। तो ये लॉ तो सबके लिए ना, एज ए पाकिस्तानी, एज जितने भी इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके ड्यूज़ नहीं होने चाहिए। तो मैं तो सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन का कि 18 में किस तरह ये बन गए थे मेंबर नेशनल असम्बली। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए, सबके लिए इक्वल राइट होने चाहिए, और कानून सबके लिए वही होना चाहिए जो मेरे लिए है, वही फैमिली मेंबर्स के लिए भी है। नाजरीन, लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक मैडम। गुफ्तगू बड़ी मज़े की चल रही है और दिल चाहता है बस बातें करते रहें और वक्त जो है वो थम जाए। कराची का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? मतलब कराची एक माँ की तरह से रेवेन्यू इतना जनरेट करके देती है और हमेशा से जो है वो कराची सुतेलापन रहता है, कराची वाले कहते हैं। क्या कहती हैं, कराची का फ्यूचर क्या है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती रही कराची में कि कराची आपको पता है एक लसानी जमात के हाथों या कमाल रहा और वो बिला शिरकत करे इस शहर के मालिक बने रहे, लेकिन इस शहर को डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं कर सके। इस शहर का इस्तेहसाल किया गया, ना सिर्फ इस शहर का किया गया बल्कि यहाँ के शहरियों का भी किया गया। आप देखें, उर्दू स्पीकिंग, मेरा ताल्लुक़ उर्दू स्पीकिंग से, मुझे फ़ख्र है कि मेरी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी एक सकाफ़त होती थी, एक कल्चर होता था, एक अदब होती थी, एक तमीज़ होता था, एक तालीम और तमद्दुन होता था। और जब हमारे आवाज़दार यूपी सीपी से आए तो यहाँ अच्छी पोस्टर पे थे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तालीम। लेकिन अगर किसी भी कौम को तबाह करना हो तो सबसे पहले उससे तालीम छीनी जाती है। सही। जब इस शहर में एक लसानी जमात आई तो उसने सबसे पहले इस यहाँ के बच्चों से उनके हाथ से कलम छीना, कहा जी सेक्टर पास कराएगा, यूनिट पास कराएगा। वो बच्चे अपने बड़ों से बदतमीज़ी करने लगे। वो बच्चे जो ऊंची आवाज़ में अपने घर वालों से, मोहल्ले वालों से बात नहीं करते थे, वो क्लाशनकोफ उनके हाथों में आ गया, उनके मुंह में गुटखा और इस तरह के चीज़ें आ गई जिससे उनकी तालीम ख़त्म हुई। और फिर हमने अपने ही बच्चों की लाशें उठाई। ये सारा देखा कि सरे शाम ये शहर जो है वीरान हो जाता था, बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ते लेते थे। लसानियत पे कभी सिंधी से, कहीं पठान से, कहीं पंजाबी से लड़वाया गया और इस शहर को उजाड़ दिया गया। और ना ही कोई डेवलपमेंट, हमेशा इक़्तिदार में रहे, जब भी कोई गवर्नमेंट आई उसके साथ इक़्तिदार में भी रहे, लेकिन सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए। लेकिन आप देखें कि जब 2013 में इस शहर में ऑपरेशन हुए और तमाम पॉलिटिकल जमातें एक पेज पर आई हैं, पीपल्स पार्टी ने इसमें मेन रोल प्ले किया, तो आज कराची की रौनकें बहाल हैं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। आप देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देखें, ईस्ट देखें, शहर फैसल देखें, तमाम पहले 2 ब्रिज बनते थे, बड़ा शोर हो जाता था। आज पूरे शहर में अंडर बाईपास ब्रिजेज़ हैं, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं, सड़कों की तामीर है, तज़ीन है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 50 साल पुराना सैविज का था उसको ख़त्म करके हमने असर इन्होंने नए सिस्टम किए। यही वजह है कि कराची के लोगों ने देखा नहीं, पीपल्स पार्टी तो बग़ैर किसी लसानियत के, बग़ैर किसी अज़बियत के वो खिदमत पर यकीन रखती है। और यही वजह है कि आप देखें कि लास्ट ईयर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उसमें बड़ी तादाद में कराची अहलियान कराची ने पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट किया और मेयर कराची हमारे मुंतखब हुए। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर कराची का बेहतरीन है, ब्राइट है। और चेयरमैन साहब का ख़ास फोकस है कराची के, कराची को तरक्की देना है, कराची को दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में लेकर आना है। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है कि वफाक से जो है काफ़ी सारा जो बजट है वो सिंध को मिलता है, उनका हक पूरा मिलता है सिंध को? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो 2008 में हमारे पास जो 18th अमेंडमेंट हुई हमारे इक़्तिदार में, उसका बड़ा बेनिफिट हुआ कि सूबे सिंध के अंदर हेल्थ का बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बने और पूरा सूबा सिंध जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। गम्बट हॉस्पिटल हो, NICVT हो, SIUT हो, इस तरह के जितने भी हैं, रोबोटिक सेंटर हो कैंसर का, ये सब, और ट्रामा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा बनाया। तो ये अगर हमारा NFC ना होता तो ऐसा ना होता। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह सूबे सिंध ने काम किया, घर के अंदर काम किया और सखर में बना, IBB बना, NICVT बना पूरे सिंध के अंदर, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए तमाम। और अगर हम इक़्तिदार में आते हैं विफाक में तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में इस तरह हेल्थ के, एजुकेशन के सेंटर्स बनाएंगे। और इसी तरह भी चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि वो मिनिस्ट्रीज़ जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को आनी चाहिए थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ है, हेल्थ का विफाक में कोई काम नहीं है तो वहाँ रखा हुआ, इसी तरह एजुकेशन रखी है, क्लाइमेट चेंज है, स्पोर्ट्स है। इन सब मिनिस्ट्रीज़ को अगर हम सूबों में लाएंगे तो हमारे 1300 बिलियन रुपीज़ का जो है हमें फ़ायदा है। अच्छा मैडम, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची आ रहे हैं, कराची आए, MQM से मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की काफ़ी सारी। क्या लगता है वो क्या चाहते हैं कि मतलब वो इक़्तिदार में आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे? देखिए, ख्वाब देखने पे तो किसी की पाबंदी नहीं है, विशेष पे भी पाबंदी नहीं है। अब बात ये है कि ना तो शहबाज शरीफ साहब आवाम में जा रहे हैं, क्योंकि आवाम में जाएंगे तो उनको पता है कि आवाम का रद्द अमल क्या है। ना MQM की कोई वो पोजीशन रह गई है। MQM भी अपनी आवाम की जो
हिमायत से ख़त्म कर चुकी है। अब वो MQM और शहबाज शरीफ मिलते हैं तो मैं समझती हूँ उससे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं। हाँ, आवाम में जाएं, जलसों में आएँ, इलेक्शन का माहौल बनाएं, जब बात बनती है। अब दोनों खाली हाथ हैं तो बैठ के क्या करें। इतनी धड़ेबंदियाँ हो रही हैं, मतलब ग्रुपिंग्स हो रही हैं, वो वहाँ चले गया, वो वहाँ चले गया, क्या किस तरह से देखती हैं इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, इलेक्शन जब होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक इस वक्त वैसे भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम PTI ने किया, उसके बाद कुछ इस्तेहकाम पार्टी बनी है इस्तेहकाम लाने के लिए वो भी अभी तक अदम इस्तेहकाम के शिकार नज़र आ रही है। इसी तरह PMLN जो है वो भी उसके पास भी अभी आवाम में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आवाम में जा रही है, वो कन्वेंशन कर रही है, जलसे कर रही है। तो मुझे तो फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नज़र आ रहा है। मैडम, अब थोड़ा सा मैं आपसे लाइट क्वेश्चंस पूछूंगी। खाना बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाती है? सब कुछ बना लेती है। रंग कौन सा पसंद है? ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर। वैसे तो आप जो कलर पहनती हैं माशाल्लाह लुक्स वैसी ऑल द टाइम प्रीटी माशाल्लाह। मौसीकी पसंद है? हाँ, लाइट म्यूजिक, मतलब गज़ल टाइप या वो? गज़ल टाइप। गज़ल। कौन सा सिंगर पसंद है आपको? बस मेहदी हसन टाइप के और नूरजहां और लता वगैरह। कोई ऐसा लम्हा जिस पे आप बहुत ज़्यादा अंदर दुखी हुई हो, मतलब आप बैठी हो, आपने कहा यार ये काम हो जाता या ये हो जाता, या मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं बहुत दुख में आ गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं। मैं अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ। मैं कहती हूँ जो मेरे लिए बेहतर होगा अल्लाह ताला वो कर देगा। बस दुख जब मेरे हस्बैंड की डेथ अचानक हुई तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए। अच्छा मैडम, कोई ऐसा लम्हा जिस दिन आप बहुत खुश हुई हो और आप कह रही हो कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ? बस जब काम करते हैं और उसका मेहनत करते हैं और उसका रिवॉर्ड मिलता है तो वो बहुत खुशी का लम्हा होता है। मैडम, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो मतलब बेटा बेटी कितने हैं, नाम बताइए। 3 हैं, एक बेटा है, बड़ी बेटी सुरैया, छोटी रमशा डॉक्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, इससे छोटी भी ऑस्ट्रेलिया में, बेटा एक है यहाँ UC चल। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, बच्चों को सियासत में बच्चों को खुशी होती है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह एक डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर, तो बच्चे जब माँ को देखते हैं शुरू से कि पॉलिटिक्स में, वो गोद में भी हमारे साथ गड़ी खुदा बक जाते रहे हो, तो फिर उनके अंदर ये होता है कि जब मेरी माँ इतना है तो मैं खुद क्यों ना पॉलिटिक्स। मेरे चारों बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स का जरासीम पाए जाते हैं। कोई यादगार लम्हा जो आप हमें शेयर करना चाहें अपने प्यारों को और अपने जो आपसे प्यार करते हैं? खुशी तो ये है कि जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। क्या समझती हैं कौन होगा वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़ाहिर सी बात है एक पॉलिटिशियन है और मदर भी हैं, किस तरह से घर को टाइम देती हैं, बच्चों को, फिर बाहर की भी वर्किंग काफ़ी है, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहती हैं फील्ड में, मैंने भी आपको देखा है, हर माशाल्लाह यू आर अ वेरी एक्टिव लेडी। घर पे और वहाँ किस तरह से आप बिल्कुल मैनेज करती हैं? ये चीज़ें हमने मोहतरमा शेख नबी भुट्टो साहब से सीखी कि वो किस तरीके से बच्चों को भी उन्होंने, उनकी जो तरबियत थी, आज उनके बच्चे हमारे सामने बेहतरीन तरबियत थी। इसी तरह वो घर को भी मैनेज करती थी, बच्चों को खुद एजुकेट भी करती थी। आपने देखा होगा कि किचन भी देखती थी, घर की तमाम। तो अगर औरत चाहे तो हर चीज़ मैनेज कर सकती, कोई मुश्किल नहीं। कि हम लोग घरों में बात ख़वातीन कहती हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। हर काम को सिर्फ टाइम को मैनेज करना होता है, काम सारे हो जाते हैं और बच्चों की तालीम भी हो जाती है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, हर काम हो जाता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं अगर आप चाहें तो। निगरान जो सेटअप चल रहा है, निगरान हुकूमत, आप क्या इससे मुतमईन हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जैसा भी चल रहा है, एक तो जल्दी ख़त्म होना चाहिए और इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। फिल्में देखती हैं? नहीं, अभी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। ना ड्रामों का ना फिल्मों का। खबरें तो सुनती होंगी? खबरें कंपल्सरी हैं, लास्ट में जैसी टाइम मिलता है फिर खबरें देखनी होती हैं। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैडम, ये बताएं कि अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होती? मैं एजुकेशनिस्ट होती, क्योंकि मैं इससे पहले अपना स्कूल
रन करती रही काफ़ी। और होम्योपैथी क्लिनिक भी था मेरा, ये भी चलाती रही हूँ। तो कुछ ना कुछ ख़वातीन को करते रहना चाहिए और इसीलिए मैं ये काम करती रही। बचपन कैसा रहा आपका? बहुत शरारती थी, शरीर थी, या बहुत पढ़ाकू बच्ची थी? बचपन बहुत ज़्यादा शरीर थी और पढ़ाई से लव था बहुत और ये नहीं कि मार्क्स मेरे कम नहीं होने चाहिए थे, तो पूरी कोशिश होती थी और एक ये कि फ़ेल नहीं होना है किसी भी सूरत में। अच्छा, क्या वालिदैन आपके वाकई आपको सियासतदान बनाना चाहते थे, या ये डॉक्टर, इंजीनियर, या क्या ड्रीम्स थे और आपके अपने क्या ड्रीम्स थे? जैसे मेरी तरबियत में मेरे वालिद का बहुत बड़ा किरदार रहा और वो बहुत ज़्यादा सियासी थे और भुट्टो साहब को बहुत पसंद करते थे। तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ 9 बजे का जो खबरनामा होता था वो इतना साइलेंट होता था, पिन ड्रॉप पे कोई शोर नहीं हो सकता था। तो उन्होंने जो भी आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ, जो बोलती हूँ, जो लिखती हूँ, जो बात करती हूँ, सब मेरे वालिद साहब के मदीना में। कौमी असम्बली में रही हैं, कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और फर्स्ट टाइम भी मैं जो फैफन और पिलडेट की रिपोर्ट थी उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पार्टी की तरफ से रही, जो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन में कानून साजी के साथ साथ जितने क्वेश्चन आंसर होते थे या हमारे कॉलिंग अटेंशन, उसमें मैंने टॉप ऑफ लिस्ट काम किया। फिर अभी जब सेकंड टाइम भी मेरा अच्छा एज ए अपोजिशन में फाइनेंस बिल पे हर बजट में बड़ा बढ़ चढ़ के काम करती रही। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, जनरल इलेक्शंस आप लड़ेंगी और रिज़र्व सीट पे आप हमेशा रहती हैं, ये ज़रा थोड़ा बताएं हमें। नहीं, मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था, अर्ज़ किया था कि 2002 में मैंने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर मेरा 2018 में भी मैंने कंटेस्ट किया और नाउ अभी भी मैं PS 119 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। तो हम तो खुद चाहते हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि NA पे अगर मुझे मिल जाता जनरल सीट के ऊपर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन पार्टी फैसला, तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि हम जनरल सीट पर ही विन करके आएँ। और पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें मोस्ट प्रायोरिटी पे रखती है कि अगर वो जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रिज़र्व सीट पर वो आ जाते हैं। जैसे अब शाजी अहमदी साहिबा जनरल पर भी हैं, रिज़र्व पर नफीसा शाह साहिबा, इसी तरह मेरा है कि हम जनरल पे भी कंटेस्ट कर रहे हैं। और अच्छा, दुनिया के किन किन मुल्कों में घूमी हैं आप और जहाँ पर भी गई हैं, पाकिस्तान को कैसे पाया? पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और कहाँ आप गई हैं, कौन सा फेवरेट मुल्क है, और पाकिस्तान के बारे में ज़रूर बताइएगा। दुनिया में कई ममालिक गई, इंडिया, नेपाल, टर्की, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और UK, सऊदी अरब और दुबई वगैरह, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पाकिस्तान। बस दुनिया में कहीं पे भी जाती हूँ 2-3 दिन के बाद मैं कहती हूँ मुझे वापस जाना है। तो पाकिस्तान में अपने लोग, अपने मौसम, अपनी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है पाकिस्तान। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, कोई मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत। मौसम का एक बहुत ज़बरदस्त किरदार होता है, एक अपना एक हैसियत होती है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मौसम कौन सा पसंद है आपको? मौसम मुझे बरसात और बहुत ज़्यादा बरसात बहुत पसंद है। मगर बरसात तो हमारे कराची को डुबो देती है। हमने मीडिया में ऐसा परसेप्शन किया है, लेकिन जब भी बरसात होती है तो पानी तो लाजमी होता है। अभी मैं लाहौर गई थी, बारिश हुई तो पूरी सड़कों पे पानी था। तो ऐसा नहीं, हर जगह होता है और बरसात है ही यही चीज़। दुनिया भर में बड़ी बड़ी कुदरती आफत आती है, बारिश होती है तो कुछ अर्से के लिए ज़िंदगी जो है मफलूज हो जाती है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि बारिश होती है तो ज़मीन सब्ज़ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर कराची को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं न्यूज़ में, जबकि पंजाब भी काफ़ी ज़्यादा पूरा डूबा हुआ है? बस ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया रहा। मैं 3-4 साल पहले गई UK, तो वहाँ पे उस वक्त मीडिया में एक ही चीज़ चल रही थी कि कराची कचरे। तो जब मैं गई तो लोगों ने पूछा, तो इतना मुझे मतलब एक तो आपका खुद गलत इम्पैक्ट आपकी कंट्री का पड़ता है कि आप अपने पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। और मैंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं है। कैन यू बिलीव इट कि एक खातून आई फिर इस्लामाबाद से काफ़ी अर्से हुए, तो उन्होंने कहा जो मीडिया में दिखा रहे थे ऐसा तो नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों हम कराची को और ख़ास तौर पे सूबे सिंध को इस तरह से मीडिया हमारा दिखाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो साहब आपके रोल मॉडल हैं और आप उनसे इंस्पायर हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी कोई ना कोई रोल मॉडल पॉलिटिक्स में होती है। तो क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि आसफ़ा भुट्टो साहिबा पॉलिटिक्स में आएंगी, उनकी बेटी?
देखिए, मैं समझती हूँ कि बीबी आसफा के अंदर तो पूरी मोहतरमा दूसरी नज़र आती है, और वो ज़ाहिर है उनकी बेटी भी हैं, और वो उनमें है भी, वो नज़र भी आता है इस बार। अच्छा, मोहतरमा की जब शहादत हुई, जब उनको शहीद किया गया, तो आप उस वक्त वहाँ थी मौजूद? नहीं, उस वक्त इलेक्शन हो रहा था मुल्क में, यही जो अभी माहौल है, तकरीबन 8-10 दिन बाकी था, तो हम सब अपने अपने एरियाज़ में, हमें कहा गया था कि आप करें, तो मैं उसी वक्त पोलिंग एजेंट की एक ट्रेनिंग थी वो करवा के आई थी। तो मैं जब ये आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? चीज़ बता रही कि वो हम अपना पॉलिटिकल काम कर रहे थे, तो हमें पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग करवा के आई, तो मेरी क्लिनिक का टाइम होता था 6 बजे ना, मैं क्लिनिक ओपन करती। जी जी। तो मैंने कहा पहले मैं टीवी देखूं कि बीवी का जलसा कैसा बना। तो उस वक्त वो बीवी उतर के जा रही थी, वो जो खूबसूरत सा माला गले में डाला था। जी तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जलसा चल रहा था। तो एकदम से खबर आई कि निकलने के बाद बहुत, तो फिर वो ऐसा होता गया कि हम सब, ऐसा लग रहा था कि वो जब खबर आई कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं है। तब एक ऐसी कैफियत थी कि वो ज़िंदगी में मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा, जो आप अभी कह रही थी ना कि कौन सा लम्हा था दुख का, वो लम्हा था कि लग रहा था कि अब ना पाकिस्तान रहेगा ना दुनिया रहेगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त भी जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया कि मोहतरमा अदी फरियाल तारपुर साहिबा ने हम सबको जिस तरह संभाला, और बीबी ये यकीन दिलाया कि बीबी ज़िंदा हैं, शहीद हैं, और हमें उनके विज़न को लेके चलना है। तो लीडरशिप ने जिस तरह से उन नामसाइद और मुश्किल हालात में मुल्क को संभाला, ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा मैडम, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमारी हुकूमत आ जाएगी, तो इंशाल्लाह हम 10 एजेंडाज जो उन्होंने बताए हैं थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, जो चेयरमैन साहब का सबसे पहला तो ये कि हम गुर्बत, भूख को मिटाएंगे, और इस वक्त भूख बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, माशी अदम इस्तेहकाम है, और आम आदमी को सिर्फ अपना पेट भरना है, तो वो सबसे मेन एजेंडा है। फिर बिजली सबसे बड़ा मसला है कि 300 यूनिट हर बंदा इस्तेमाल कर, तो आप देखेंगे कितना बिल आता है 300 यूनिट का। उसको उन्होंने जो फ्री करने को कहा, ये बहुत बड़ा एक तारीख साथ इकदाम होगा। इसके बाद उन्होंने ग्रीन पार्क्स कहा है, ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगाए जाएंगे। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूथ कार्ड को कहा है। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे ज़्यादा वोटर यूथ है, नौजवान है, और नौजवानों की लीडर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, जो उसे लेके चल रहे हैं। अब वो यूथ की जो होप है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। वो ये नहीं चाहते कि बेरोज़गार हों, उनको रोज़गार भी देना है, उन्हें मेन स्ट्रीम में भी लेकर आना है, उन्हें कारोबार भी देना। हर एक को तो आप मुलाजमतें नहीं दे सकते, तो इस तरह के मंसूबे और यूथ कार्ड लाएंगे कि उनको अकोमोडेट किया जाए। इसी तरह ख़वातीन के हवाले से फलाह बहबूद के उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, और ख़वातीन के हवाले से कार्ड दिए हैं। और भी जो सैलाब के अंदर लोगों के घर मकानात बह गए, आज भी वो उम्मीद से बैठे हैं, उनको पक्के घर बना के देने को कहा गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला इस पर। और फिर वजारतों का उन्होंने सबसे बड़ा जो था कि वो हम लेकर आएंगे, सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो उनका हक है वो दिया जाएगा। तो और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकूम है उसको बढ़ाया जाएगा, जिसे इंटरनेशनली सराहा गया है। सो सैलरीज डबल करने का भी कहा कि डबल, ये हमने करके दिखाया है 2008 से 13 तक कि हमारे यहाँ सैलरीज भी डबल हुई थी, और पेंशन भी हमने 100% इजाफा किया था। तो इस मरतबा भी हम जो हमने पहले किया था वही इस मरतबा करेंगे। मैं तो कहूँगी इस वक्त पूरी कौम से कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अपना 2008 से 13 तक का दौर याद करें, और 13 से अब तक का याद करें, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैडम, जाते जाते चलते चलते आखिरी पैगाम इलेक्शंस के हवाले से, और उन लोगों को जो आपको पसंद करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब को, तो कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, आज मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगी, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो पेश कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नौजवान क़यादत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन के लिए, स्पेशली यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम लेके आए, किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, अब के उनको हमेशा ज़रूरी इनकलाब भी आपने देखा 8 से 13 तक जब हम आए थे इक़्तिदार में, तो उस वक्त हम इंपोर्ट करते थे वीट, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट पोजीशन में आ गए। हमने कौमी ख़जाने को फ़ायदा दिया।
तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि कौन सी पार्टी है जो आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेगी, कौन सी पार्टी है जो गुर्बत को ख़त्म करेगी, कौन सी पार्टी है जो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ, माशी इस्तेहकाम की तरफ लाएगी। पीपल्स पार्टी की आप 55-60 साल की जो हिस्ट्री उसे पढ़ें और अपना वोट पाकिस्तान पार्टी को। जी नाज़रीन, आपने सईदा शाहिदा रहमानी साहब की बहुत ही मज़ेदार बातें सुनी। मुझे तो बहुत मज़ा आया और काफ़ी सारी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अपने बारे में बातें हमसे शेयर की। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम में एक न्यू पॉलिटिशियन या नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।